हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी लेवल का जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। सीजीपीएससी जो लिया है, कंडक्ट कराया है अभी एग्ज़ाम। ठीक है, सहायक संचालक जनसंपर्क भर्ती 2020 का। तो 2020 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, 2020-21 के लिए काम आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो हम 10 मिनट में सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। ठीक है, 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में। ठीक है, तो 131वें नंबर पर जो आया था प्रश्न हमारे पास, ये सारी चीज़ दिया था चीन के बारे में, ये इसको ये बोलते हैं करके, और ऑप्शन था हमारे पास ये सारे। और उसमें पूछा था ए बी सी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसका मतलब क्या है करके पूछा था। तो यहाँ पे देखिए प्लस का मतलब हमको समझना पड़ता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस का मतलब है छोटा, तो आप छोटा लिखेंगे यहाँ पे ए बी, और छोटा है सी से। ठीक है, अब इसमें ए बी सी का मतलब हमें बताना था, तो छोटा हमको पता चल गया। ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में हम दिया है ए प्लस बी माइनस सी, इस तरह से। तो प्लस का मतलब छोटा होता है, यहाँ पे दे दिया है, और माइनस का मतलब यहाँ पे है बड़ा। ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये इस तरह से सेम दिखना चाहिए। ठीक है, तो आंसर बी हम चेक करते हैं। आंसर बी में चेक करते हैं सी माइनस बी माइनस ए, इस तरह से। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ पे है बड़ा से है, तो बड़ा मतलब किधर बड़ा रहेगा, इधर। ठीक है, बड़ा से। तो ये जो चीज़ है वो सेम दिख रहा है इसकी तरह से। ठीक है, मतलब ए यहाँ पे सबसे छोटा है, यहाँ भी ए छोटा है, बी बीच में है, बी बीच में है, सी बड़ा है सबसे, तो ये भी बड़ा है। ठीक है, तो आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी। तो जो 31वें नंबर था, 131वें नंबर जो हमारा पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस सीरीज़ में, तो इसका जो आंसर था वो है बी, सी माइनस बी माइनस ए। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो सीरीज़ का प्रश्न है इसमें क्या पूछा था, देखिए। अगला जो लुप्त पद है उसकी जो है पूर्ति करें, ऐसे करके बताना था। ठीक, तो 165 में कितना जोड़ने पर, पहले देखिए, पहले जोड़ के देखना है, फिर घटा के देखना है, इस तरह से हमको देखना पड़ता है गुणा भाग करके। तो हम प्लस करके देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो है 30 प्लस करेंगे तो 195 आएगा। तो 195 में 60 प्लस करेंगे तो 255। 255 में, हाँ, 30 प्लस करेंगे तो 285, और 285 में 60 जोड़ देंगे तो 345। 345 में फिर से 30, इस तरह से 30 60 30 60, उसके बाद क्या आएगा 30। ठीक है, तो 345 में हमको 30 जोड़ना पड़ेगा, प्लस 30 करेंगे। अगर हम 30 करते हैं 375, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर डी। तो इसका राइट आंसर था आंसर डी। ठीक है, जो टिक लगा है उस पर ध्यान न दें। ठीक है, इस वाले को देखें। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं 133वां नंबर, यानी कि तीसरा हमारा हो जाएगा। 0.063 दिया है, उसमें डिवाइड में 1000 है, 1000। तो जितना नीचे में शून्य रहता है ना, दशमलव के बाद उतना आप जीरो लगा दें, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 063 इस तरह से। तो 4 जीरो किस में है, दशमलव के बाद इसमें है, तो आंसर बी इसका राइट आंसर होगा 133वें नंबर पे। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये वाला देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम से भी हैं तब भी ये ऑप्शन ये वाला देखें। ये टिक लगाए वाले पे ध्यान ना दें। ठीक है, वो गलत भी हो सकता है। इधर देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये डाइस से रिलेटेड। इसमें पूछा था एफ के जो विपरीत है फलक, उस पर, इस वाले को ध्यान देते हैं। एफ के विपरीत फलक पर जो है कौन सा आएगा, बी ए ई सी, इस तरह से। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप डाइस के एक कोने को ले लीजिए और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, इसका मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, यानी घड़ी की दिशा में, ए सी और बी। और मैं अगला डाइस देखता हूँ, तो जहाँ पे मुझे दोनों का काम मिल जाए, ए का और यहाँ पे एक और का मिल जाए। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ए मुझे और दिख रहा है, ए एफ ई, इस तरह से। तो मैं ये वाले डाइस को ले रहा हूँ, ए, उसके बाद क्या है एफ, उसके बाद ई। तो मेरा काम बन गया यहाँ से। एफ के विपरीत फलक पर मुझको मिल गया है सी, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो एक्स वाई के नाना का इकलौता पुत्र है, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ था। ठीक है, तो वाई का जो नाना है, नाना कौन होता है, माँ। माँ का जो, इसकी माँ का जो पिता होगा वही तो नाना होगा ना। उसका इकलौता जो पुत्र है, उसका जो इकलौता पुत्र है वो एक्स है, इस तरह से बोल रहा है। उसका इकलौता पुत्र ये होगा, पुत्री ये रही होगी। ठीक है, तभी तो उसका नाना लगेगा ना। ठीक है, तो ये इससे कैसे रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड है मामा की तरह। तो मामा ऑप्शन में नहीं दिया है,
इसका जो आंसर आएगा मामा आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, दादा नहीं है, तो एक्स का वाई से कैसे संबंध है, तो एक्स का वाई से संबंध है मामा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सिंपल सा था ये क्वेश्चन। मेहुल ककुट भाषा में ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है, और स्मिता को कुछ भाषा में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो शुरू का चेक कर लेते हैं। MEHUL, मेहुल। तो एम के बाद क्या है यहाँ पे, MNO प्लस एक कर दिया है, ठीक है। तो एल के बाद क्या है, L प्लस M, LMN यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शन में, जो यहाँ पे दिया है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। और ई के बाद क्या आता है, ई के बाद डायरेक्टली ले लिया है एफ, ई के बाद एफ ले लिया है, यू के बाद यहाँ पे आंसर यहाँ पे यू ही ले लिया है, जो उसको लेना था वी लेना था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और एच के बाद यहाँ पे +10 जोड़ने पर आपका आता है एस, इस तरह से, तो ये हो जाएगा ऑफ SVNS है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्मिता SMITA, स्मिता को इसमें से क्या लिखेंगे, तो एस के बाद क्या आ जाएगा, एस प्लस एक करेंगे STU, यू आ जाएगा, ए का क्या आ जाएगा BC, सी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है, ठीक है। एम के बाद क्या आता है, एन आ जाएगा, ठीक है। तो UN वाला जो आंसर है इसी बस में दिया है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन आई में हम कितना जोड़ेंगे तो हमारा टी आ जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो हमारा टी आ जाएगा। और टी में हम देखेंगे, टी के बाद क्या आएगा, TU, इस तरह से, ये इसका आंसर होगा, आंसर है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये है हमारे पास ये क्वेश्चन। 5 मकान हैं ABCD तथा E समीपस्थ है, सब समीपस्थ है एक दूसरे के। तो B के पश्चिम में A है, चलो सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। इस तरह से आप डायरेक्शन बना देते हैं, नॉर्थ ये हो जाएगा, जो ऊपर में रहता है वो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, पूर्व, ये पश्चिम है, वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे बी के पश्चिम में ए है, तो बी के पश्चिम में, बी आप कहीं भी मान लीजिए, मान लो इधर मैं मान लेता हूँ बी, यहाँ पे एक पॉइंट, बी के पश्चिम में, ये पूर्व था इधर और ये हो जाएगा पश्चिम, बी के पश्चिम में ए है, यहाँ पे ए मान लेते हैं, कहीं भी आप मान सकते हैं, उसका नहीं है दिक्कत, ठीक है। ए के दक्षिण में सी है, ए के दक्षिण में, अब ये माना हो तो ए के दक्षिण में यानी साउथ साइड में कौन है, ए के दक्षिण में सी है। बी के उत्तर में ई है, बी के उत्तर में क्या है, ई है, इस तरह से बी के उत्तर में ई है, तथा ई के पूर्व में, ई के जो पूर्व है इस साइड में क्या है, डी है, ई के पूर्व में डी है। तो सी के किस दिशा में डी है, तो सी के, अब सी जहाँ पे है ना वहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए, सी के किस दिशा में है डी, तो सी के इस दिशा में है, ठीक है। सी का उत्तर ये है और पूर्व ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व, ठीक है। तो उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो गया। 37वां के बाद हम चलते हैं 38वें नंबर पे। 38वें नंबर पे हम बात करते हैं, यानी कि हमारा 8वां क्वेश्चन होगा ये। दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र फैक्ट्री उत्पाद तथा मशीन में सबसे अच्छा संबंध बताता है। देखिए फैक्ट्री, एक बड़ा सा फैक्ट्री होता है, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा हो गया गोला, उसमें अंदर में क्या हमारे ये, तो ये तो आंसर हो गया। अब उसमें बोल रहा है फैक्ट्री के बाद मशीन है और यहाँ पे उत्पाद भी है। अब उत्पाद किससे प्राप्त होता है भैया, उत्पाद अब फैक्ट्री के जो मशीन है उनसे ही तो प्राप्त होता है उत्पाद, ठीक। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि तीनों अलग अलग दिया है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्ट्री में मशीन और आधा आधा ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब वहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलता है बनता है इसी के अंदर में आता है, ठीक है। अब मशीन से ही जो है उत्पादन होता है, इसलिए आंसर ये आएगा आपका, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। देखिए अब आप ही सोचिए, जैसे फैक्ट्री है बहुत बड़ा, उसमें जो मशीन लगा है, अब मशीन के अंदर से कोई सामान निकल रहा है, ठीक है, बन के, जैसे मान लो कि चिप्स का पैकेट, चिप्स का पैकेट में क्या होता है, एक गोदाम होता है जिसको हम मारा फैक्ट्री, फैक्ट्री में एक बड़ा सा मशीन होता है, इधर से आलू डालते हैं, उधर से चिप्स निकलता है बन के, तो उसी के अंदर में काम हो रहा है, तीनों चीज़ एक साथ हो रहा है, इसलिए आंसर आपका ए आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगला। ए बी का भाई है, सी बी का बेटा है, डी ए की पुत्री है जिसका विवाह ई से हुआ है, तो एफ बी क्या है, बहनें हैं, ठीक है। तो इस सूचना के आधार पर हमें प्रश्न उत्तर देना है, ई का ए से कैसे संबंध है।
देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, जो है ए बी का भाई है तो भाई को मैं प्लस लिखता हूँ और बहन को माइनस लिखता हूँ। तो अभी बी के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ए के बारे में पता है। ए जो है बी का भाई है, परफेक्ट है। इस तरह से ए बी का भाई ऐसे लिख लेंगे हम लोग। सी बी का बेटा है। बी का बेटा कौन है? यहाँ पे सी है, बेटा है इसलिए प्लस लिखेंगे। लड़के को मैं प्लस लिख रहा हूँ, माइनस वाले को मैं लड़की लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों जरूरी है। देखिए प्लस हो या माइनस, दोनों के बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे डी ए की पुत्री है। डी जो है ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन हो गई? डी। अब पुत्री को मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ इसके ऊपर में। डी ए की पुत्री हो गई। अब जो ई है, जिसका विवाह ई से हुआ है, अब इसका जो विवाह किससे हुआ है? ई से। अब ये पुत्री हो गई तो ये लड़का होगा ही। ठीक है, इन दोनों का विवाह चुका है। देखिए अब कोई लड़की है, उसका लड़के से ही विवाह होगा ना भाई। ठीक है, ई से हुआ। एफ तथा बी बहनें हैं। एफ और बी जो है बहनें हैं। यहाँ पे एफ और बी दोनों क्या है? बहनें हैं एक दूसरे की। इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है एफ का ए से क्या संबंध है? एफ का ए से क्या संबंध है? ठीक है, अब एफ के बारे में हम और देख लेते हैं, कुछ दिया है क्या इसमें। एफ तथा बी बहनें हैं, इस आधार पर हमें ई का ए से कैसे संबंध है, सॉरी एफ का नहीं पूछा है, ई का ए से कैसे संबंध है ये पूछा है। तो ई का यहाँ पे कैसा संबंध है? ए ई का क्या है? दामाद है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? बेटी, और बेटी का जो पति होता है वो दामाद होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको मिल गया आंसर दामाद। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, चित्र से रिलेटेड। ये जो बचपन में पूछा जाता था नवोदय, हम जब एग्ज़ाम दिलाने जाते थे नवोदय का, ठीक है, एक ही बार दिलाया हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय उतना अवेयर नहीं रहता बचपन में, जानते हैं आप। और सिलेक्शन भी कम लोगों का होता है, लगभग 40-50 बच्चों को लेना रहता है पूरे छत्तीसगढ़ से, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। ठीक है, दी गई आकृतियों में से कौन सी एक आकृति अन्य से भिन्न है? इस तरह से। तो देखिए अंदर में जो है इसमें टच नहीं हो रहा है, इसमें टच नहीं हो रहा है, इसमें टच नहीं हो रहा है, इसमें बस टच हो रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, भिन्न हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आया हुआ है, तो आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, देखिए 141वें नंबर पे आ गए हम लोग। 141वें में ये आया था प्रश्न, ए बी डी आया है। देखिए ए के बाद बी, उसके बाद सी आना चाहिए था, सी छूट गया है, सीधा डी ले लिया गया है। ठीक है, तो इसमें सी छूट गया, उसके बाद ई एफ जी छूट गया है, एच आ गया है। ठीक है, उसके बाद आई जे के छूट गया है, एल आ गया है। एल के बाद क्या आता है? एम एन, ओ छूट जाएगा, क्या आ जाएगा? पी, एम एन पी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन पी। तो इस तरह से आप सीरीज आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न रहता है इसमें, जो सी जी पी एस सी में आता है, आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाया हूँ, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। ठीक है, यदि एक पंक्ति में मेरा क्रमांक दोनों ओर से पाँचवा है, देखिए 1 2 3 4 5वें नंबर पे हूँ मैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल पंक्तियों की कितनी संख्या होगी? देखिए पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनेंगे तो पाँचवा। ठीक है, तो इसमें जो संख्या हो गई, अब इस सभी को जो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 जो है संख्या हो गई। देखिए 9 लोगों के अगर आप बीच में खड़े हैं तो आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, जैसा भी आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है दोनों ओर से। ठीक है, तो दोनों ओर से आपका जो क्रमांक है वो पाँचवा ही आएगा। ठीक है, तो कितने संख्या हो गए व्यक्तियों की? 9। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 9। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 143वें नंबर पे। ये जो है बहुत ही सिंपल सा है, गणित वालों के लिए तो और सिंपल सा है। ठीक है, तो जैसे मैं सॉल्व करा लेता हूँ इसको। 0.081 इंटू 0.484 दिया है, तो आप सबसे पहले अंडर रूट है उसको स्क्वायर में चेंज करके हम लोग क्या करते हैं? रूट से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसका सबसे सिंपल तरीका है, जैसे आपको नहीं पता होगा ज़्यादा तो, ठीक है, अगर दशमलव पर जितने अंक दिए हैं उतना आप जीरो लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे 0.081 दिया है तो 81 ऊपर में है। ठीक है, मूल संख्या, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक, तो 3 जीरो लग जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लिख लेंगे। और जैसे दशमलव के बाद क्या है? 484, 484 बटे कितना है? दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 जीरो इधर से लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 0064, 4 अंक दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 शून्य लग जाएगा,
और गुणा में क्या हो जाएगा 625 बटे 2 अंक है दशमलव बाद, तो 2 शून्य लग जाएगा। देखिए 2 शून्य ये हुआ, 2 शून्य ये हो गया, और यहाँ पे 3 शून्य हो गया, यहाँ पे 3 शून्य हो गया, 1 शून्य ये, 1 शून्य ये, तो पूरा जीरो वाला है कैंसिल हो जाएगा। ये सब अंडर रूट में है, अंडर रूट में है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो 81 का जो वर्गमूल होता है 9 होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8, और 484 का होता है 22, और 625 का होता है 25, 25 हम 625, ठीक है। 2 चौक 8, 2 11 22, 9 11 99, और 4 25 हम 100, इस तरह से। तो 2 अगर जीरो है नीचे में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.99, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लेना, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है, ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याओं p और q के लिए हम निम्नलिखित परिभाषित करते हैं। ये हमको दिया हुआ था बहुत ही सिंपल तरीके से। ये जो चिन्ह है वो ये बताता है, ये वाला जो चिन्ह है वो ये बताता है, इस तरह से। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, देखिए 3 इस तरह से अगर चिन्ह दिया है इसका मतलब है उसमें ये वाला फार्मूला लगेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जो 3 का मतलब क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13, इस तरह से आ गया। अगर ये दिया है तो देखिए यहाँ पे अब 13 हो गया हमारे पास। अब 13 के बाद क्या है ब्रैकेट में है ये, ठीक है, इतने का 13 हो गया, इतने का, ठीक है। अब लेस देन का चिन्ह दिया है यहाँ पे, मतलब नीचे में वी का चिन्ह दिया है, और 4 इस तरह से। तो इसमें इसका मतलब होता है माइनस में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो 13 का हम वर्ग कर देंगे, माइनस में 4 का वर्ग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 13 13 169, ठीक है, और 4 चौक 16, ठीक है। तो 9 में से 6 गया आपका 3 बचेगा, 6 में से 1 गया आपका 5 बचेगा, 153। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 153। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं इसको। अगला हम बात करते हैं जो 45वें नंबर पर दिया था, कथन से रिलेटेड दिया था स्टेटमेंट। देखिए सभी मुर्गियाँ गाय हैं, तो यहाँ पे हम लोग मुर्गी लिख लेंगे। जो मुर्गी हैं सभी मुर्गियाँ क्या हैं, गाय हैं, इस तरह से। सभी मुर्गियाँ गाय हैं और सभी गाय घोड़े हैं, तो जो सभी गाय हैं वो क्या हो जाएंगे घोड़े, इस तरह से। अब इसमें हम देखेंगे निष्कर्ष में कुछ घोड़े मुर्गियाँ हैं क्या, कुछ घोड़े मुर्गियाँ हैं, सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि घोड़ों के अंदर में ही तो मुर्गी आ रही ना, तो कुछ घोड़े भी क्या हो जाएंगे मुर्गी हो जाएंगी, ठीक है। कुछ मुर्गियाँ घोड़े हैं, कुछ मुर्गियाँ घोड़े हैं, उल्टा रिवर्स स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ घोड़े मुर्गियाँ हैं और कुछ मुर्गियाँ घोड़े हैं, ठीक है, कुछ मुर्गियाँ घोड़े हैं, ये रिवर्स स्टेटमेंट है निष्कर्ष में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ नहीं है, सभी मुर्गियाँ घोड़े हैं, क्या है सभी मुर्गियाँ घोड़े हैं। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, केवल और केवल एक, तो केवल निष्कर्ष एक प्राप्त होता है, ठीक। अगला 146वें नंबर पे, 146 में हम देख रहे हैं, 146 में इस तरह से आया था, ये जो है औसत से प्रश्न था। 50 दिया है आपको, 50 किलोग्राम और 78 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 80 किलोग्राम दिया है, ठीक है। जैसे प्रत्येक समूह में 5 व्यक्ति हैं, G1 G2 G3 G4 समूह बनाए हैं, और यदि G1 G2 G3 G4 के औसत भार क्रमशः ये हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का औसत भार कितना है, प्रत्येक व्यक्ति का, ठीक है। 5 व्यक्तियों को लेकर ये समूह बना हुआ है। जैसे 5 व्यक्तियों को लेकर G1 बना है, G2 बना है, G3 बना है, G4 बना है, ठीक है। अब प्रत्येक का जो है प्रत्येक व्यक्ति का ना, अब इसमें खास बात यही है, प्रत्येक व्यक्ति का जो है औसत भार कितना है। प्रत्येक व्यक्ति, अब कितने व्यक्ति हो गए, देखिए 4 समूह हो गए, ठीक है, और 5 व्यक्ति है प्रत्येक समूह में, तो 4 समूह गुणा 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हो गए टोटल 20 व्यक्ति। अब हमें दिया है औसत भार इनका, जो G1 का औसत भार दिया है हमें, G1 का भार दिया है 50, G2 का भार दिया है, ये G1 है ये G2 है, तो G2 का भार दिया हमारे पास 78, G3 का भार दिया हमारे पास 60, G4 का दिया है 80। सबको जोड़ने पर आपका आ रहा है इधर 8 आएगा, ये 8 7 15 और 15 और 5 बीस 21, 21 और 7 हमारे पास हो जाएगा 28, 288, ठीक है। यहाँ पे किसी ने गलत जोड़ दिया है, उसका ध्यान ना दें, ठीक है। 288 लगभग आ रहा है, एक बार और देख लेते हैं। ये 8 हो गया लास्ट में, और 7 5 12 12 6 18 18 8, सॉरी, ठीक है,
268 आएगा, इसमें 268 आएगा, ठीक है। 268 हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका जो औसत भार आ रहा है 268 आ रहा है, ठीक है। अब औसत भार में हमको कितना होगा इसका, प्रत्येक व्यक्ति का पूछे इसमें, ये तो टोटल हो गया, प्रत्येक व्यक्ति का पूछ रहा है। तो देखिए 4 ग्रुप बना है, 5-5 व्यक्ति हैं प्रत्येक ग्रुप में, 268 भागित 5 चौक 20 कर देंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दाहम चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8 है, और यहाँ पे है हमारे पास आएगा 13.4 इस तरह से। तो इसका जो आंसर है ए ना होकर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर आ रहा है 13.4 प्रत्येक व्यक्ति का औसत भार, ठीक है। इसमें इस साफ साफ बोल दिया समूह में 5 व्यक्तियों को लेकर, ठीक है, G1 G2 G3 G4 समूह बनाए गए हैं, प्रत्येक समूह में 5 व्यक्ति है, और तो टोटल व्यक्ति 20 हो गए, ठीक है। तो औसत भार 13.4 आएगा, तो ये आंसर गलत है जिसने भी लिया है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही है 13.4, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगर बात करें इसकी, तो 147 नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है करके, त्रिभुजों की संख्या हमको देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरह से जो दिया है उसका त्रिभुज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्रॉस चिन्ह इस तरह से दिया होता है तो आप इस तरह से गिनते हैं 1 2 3 और 4, और 4 जैसे ही आया उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 त्रिभुज ये हो गया जो बाहर बाहर में दिख रहा है और क्रॉस का चिन्ह बना है उसमें, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको इस तरह से अंदर में, और ये वाले पोर्शन की हम बात करें तो एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया, 8 के बाद क्या हो गया 9, ये हो गया 9, और ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, तो 12 त्रिभुज इसका राइट आंसर होगा, ना कि 10, ठीक है। 10 नहीं होगा, इसमें 12 त्रिभुज इसका राइट आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं, जैसा कि देखिए इसमें भी गिन के बता देता हूँ, देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया 2, जो दिख रहा है बाहर बाहर में 3, और ये 4 मुख्य त्रिभुज हो गए। अभी ये वाला जो बड़ा त्रिभुज है ये सीधा सीधा एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, ठीक है, 2 त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज ये, इस तरह से आमने सामने वाला, ठीक है। तो आपका टोटल त्रिभुज हो रहा है 12, ना कि 10। देखिए ये वाला एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया ना, और उसके अपोजिट साइड में दूसरा त्रिभुज हो गया ना। अब ये वाला भी तो बचा है ना भाई, ये जो बड़ा त्रिभुज है ये बचा है क्या, है कि नहीं, और ये वाला भी बचा हुआ था, तो आपको 12 होगा ना कि 10। इसकी बात करूँ मैं, ये जो क्रॉस का चिन्ह बना है उसमें जो बड़ा बड़ा त्रिभुज दिख रहा है बड़ा वाला, जैसे मैं इसको कवर करूँ, एक त्रिभुज ये हो जाता है, उसके अपोजिट साइड में एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज हो गया। अब ये भी तो बचा है ना इधर वाला, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इस तरह से बाहर वाला, तो टोटल हमारे पास 12 होंगे, ना कि 10। इवेंट का जो है अगला जो है एक, ये भी एप्टीट्यूड के अंदर में ही आता है, जैसे रीजनिंग है उसके अंदर में, रीजनिंग के अंदर हमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इवेंट का निकटतम अर्थ वाला जो शब्द है वो, वैसे ये इंग्लिश में देना चाहिए, ठीक है। ये इवेंट का मतलब होता है जैसे कोई कार्यक्रम है वो, तो ये इंसिडेंट आएगा, इसका राइट आंसर होगा इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब भी कोई पर्टिकुलर जो चीज़ हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है उनसे, या कोई घटना हो गई, उसको हम इंसिडेंट बोल देते हैं। तो इसका निकटतम जो अर्थ है वो इवेंट का ये होगा इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट। इसके अलावा मैं बात कर देता हूँ, इंड का मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है, एक्सीडेंट मतलब जैसे कोई दुर्घटना हो उसको बोलते हैं इशू, यानी कोई मामला है, ठीक है, बड़ा सा इशू प्रॉब्लम उसको बोलते हैं। इंसिडेंट का मतलब होता है इवेंट। देखिए 49वें नंबर पे आ गए हम, यदि विक्रय मूल्य का 1/3 हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या है। अब हानि का आपको सिंपल सा, बहुत ही सिंपल मैं बता दूं, हानि का आपको बस इतना याद रखना है, अपने घरेलू चीज़ों को देखना है, किस में हम खरीदते हैं, किस में वो करते हैं। देखिए हानि का जो सबसे सिंपल फार्मूला होता है हानि का, हानि किसको बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ज़्यादा में, ठीक है, खरीद लिए और बेच दिए किस में, कम में, ठीक है। तो खरीदना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम खरीद लिए और बेचे किस में, कम में। तो ये हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हानि होता है। अब हानि कितना है, विक्रय मूल्य का 1/3 हानि हो, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए विक्रय मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं एक्स, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हमारा एक्स है, तो उसका 1/3 तो एक्स का 1/3 यानी x/3, ठीक है, हानि हो गया, ये हानि हो गया,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। x/3 यहाँ पे हानि है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमको पता नहीं है, ठीक है, उसी को निकालना है पहले। उसके बाद एस पी कितना हमारे पास x है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस्ट प्राइस हमको मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमको मिल जाएगा, जब माइनस वाला उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, देखिए, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4x बटे कितना हो जाएगा 3। अगर नीचे में कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। तो 4x/3 इसका आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य आ गया हमारे पास। अगर क्रय मूल्य हमारे पास 4x/3 है तो प्रतिशत हानि बताना है। प्रतिशत हानि का जो हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है प्रतिशत हानि का, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस गुणा 100 होता है। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ये 1 माइनस SP माइनस CP इस तरह से गुणा 100, ठीक है। तो 1 माइनस हम SP देखते हैं, SP कितना हमारे पास, सेलिंग प्राइस हम x माने हैं और कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास आ रहा है 4x/3 आ रहा है, ठीक है। तो x ऊपर नीचे कर जाएगा, नीचे वाला क्या है ऊपर में चला जाएगा, गुणा 100 का यहाँ पे है, ठीक है। तो 3/4 1 माइनस 3/4 ये होगा, 4 में से 3 गया आपका 1/4 गुणा 100, 1/4 गुणा 100 यानी कि 25%। देखिए 4 20 25 100, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास 25% है। वैसे सेकेंड में बता सकता था मैं, इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट कैसे होगा, देखिए आपका सीधा सीधा परसेंटेज हानि का फार्मूला लिखना है। परसेंटेज हानि इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, ये होता है। अगर हम हानि प्रतिशत निकालना चाहते हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है तो कॉस्ट प्राइस बस आपको निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस जैसे सेलिंग प्राइस मानो x मार रहे हैं तो x/3 माइनस ये करके आप लिख लेंगे इसको 4x/3 करके, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमको 4x/3 मिल जाएगा और सेलिंग प्राइस x मार रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फिर से 4x/3 हो गया गुणा 100 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर में क्या आएगा 4x में से ये गया तो x/3 आ जाएगा ऊपर में, नीचे में 4x/3 आ जाएगा, 3 कट गया, x कट गया, तो कितना बचा 1/4, 1/4 गुणा हम 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25% इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाते हैं, सिंपल सा बना लेते हैं इसमें, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि P का मतलब ये है माइनस और Q का मतलब भागित है, R का मतलब गुणा है, S का मतलब प्लस है, तो इसका मतलब क्या होगा। बहुत ही सिंपल बॉडमास रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 16 यहाँ पे दिया था, P का मतलब क्या है यहाँ पे माइनस, तो P की जगह हम क्या लिख लेंगे माइनस। उसके बाद क्या है 8, Q का मतलब क्या है यहाँ पे भागित, और उसके बाद क्या है 4, S का मतलब क्या है यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कितना है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम भाग देते हैं, 4 से 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा 2, माइनस चिन्ह तो रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे 16, माइनस और प्लस वाला कट जाएगा, आंसर आपका आ गया 16, इसका राइट आंसर है 16। तो दोस्तों ये होता है हमारा कंप्लीट मैथ्स का सीज़न। अगले सेशन में और मैं आपके लिए ऐसी क्वेश्चन लाऊंगा धमाकेदार। तो CGPSC में